हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं केमिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण सवाल। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हूं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रश्न सारे हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने के समय बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे देखना कि सारे चैप्टर तो सारे प्रश्न को लिया गया है। अब बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो फ्रेंड्स इसको समझना है, क्लियर करना है, तो बस वीडियो को अंत देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे सीखे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, इस तरह जो प्रश्न जो है ना, केमिस्ट्री के सारे चैप्टरों से लिया गया है, सारे चैप्टर सेलेक्टेड है। ठीक है, और सारा प्रश्न हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये सब जानना आपको बहुत जरूरी है। साइंस जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आगे बढ़ते चलिए, हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रश्न की ओर। 30 में लिया हूं अभी, पहले यहाँ 14 ही नहीं हो, 30 और लोग आगे। ठीक है, देखते हैं प्रश्न को पढ़ेंगे बड़ा आराम आराम से, उसको आंसर को देखेंगे, उसको आंसर को एक्सप्लेन करते चलेंगे क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया। जो अक्रिय गैस होते हैं, इन्वर्ट गैस या नोबेल गैस बोलते हैं इसको, उसको किस वर्ग में रखा गया, पेरियोडिक टेबल के। तो मैंने बताया था कि जो पेरियोडिक टेबल जो हमारा होता है, जो मोस्ले साहब के द्वारा दिया गया था, उसमें 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। तो जो 18वां वर्ग होता है ना, उसी में अक्रिय गैस को रखा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18वां वर्ग। 18वां वर्ग में याद रखिएगा, जो 18वां वर्ग है उसी में अक्रिय गैस को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों का गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो आप लोग मेंडलीव के नियम पढ़ोगे कि तत्वों का जो आवर्ती गुण होता है, परमाणु भार का आवर्त फलन होता है। पढ़े थे ना, उन्होंने परमाणु भार का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन वही मोस्ले साहब परमाणु संख्या का कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पे क्या देगा, गुण किस पर निर्भर करता है, परमाणु भार पर निर्भर करता है। किन के अनुसार, मेंडलीव के अनुसार, परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, क्या बोला कि नाभिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स न्यूक्लियर फ्यूल। तो न्यूक्लियर जो होता है, नाभिक में क्या होता है ना, नाभिकीय जो इंडस्ट्री वगैरह होता है, वहां पे बहुत सारा बनाया जाता है, एनर्जी को उत्पन्न किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो वहां पे जो ईंधन के रूप में कार्य करने वाला जो तत्व होता है, वो होता है तो थोरियम। क्या होता है, थोरियम। और इसी कारणवश हम लोग थोरियम को नाभिकीय ईंधन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा थोरियम। अगला प्रश्न चौथा नंबर, क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है। यानी कि जो सबसे ज्यादा जले, सबसे ज्यादा जलने वाला गैस का नाम बताना है आपको, दहनशील गैस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स हाइड्रोजन। याद रखिएगा क्या होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना सबसे ज्यादा दहनशील गैस है। नेक्स्ट प्रश्न तो तुम्हारा क्या है, 5वां नंबर, क्या बोल रहा है परम ताप किस नियम का पालन करता है। जो दोस्तों एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, परम ताप, आप लोग जानते हो कि परम ताप का परिभाषा क्या होता है, वह ताप जिस पर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, वह ताप जिसमें कोई गैस क्या होता है, एक तरह से आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगता है, आइडियल गैस का व्यवहार करने लगता है, तो वो ताप परम ताप कहलाता है। तो वही बोल रहा है कि परम ताप किस नियम का फॉलो करता है। तो दोस्तों ये फॉलो करता है चार्ल्स के नियम का, जो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल दिया हूं, चार्ल्स के नियम को नहीं देखा देख लीजिएगा। ठीक है, चार्ल्स के नियम। अगला प्रश्न छठा नंबर, क्या बोल रहा है चीनी का पानी में घुलना किसका उदाहरण है। जैसे आप चीनी, जैसे शरबत पीते होंगे, तो शरबत कैसे करते हैं, चीनी को पहले पानी में डालते हैं तब पीते हैं। तो वही बोल रहा है कि चीनी का पानी में घुलना किसका उदाहरण है। तो केमिस्ट्री में ना 2 परिवर्तन हो, याद रखिएगा, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। फिजिकल में क्या होगा, जो एक बार होगा उसका रिवर्स द्वारा हो सकता है। केमिकल में क्या होगा, एक बार होगा तो उस द्वारा नहीं होगा। बस समझाया। तो बताइए, हम लोग जब चीनी में पानी में चीनी को डालेंगे, तो बताइए चीनी घुल गया, पूरा पानी बन गया। अब उस पानी से, उस शरबत से, देखिए अब मैं आपको बोलूंगा कि शरबत से चीनी को लाओ, ले आइएगा, ला सकते हैं। कैसे, जब उसको गर्म करेंगे, तब गर्म करेंगे ना, तो हम लोग दोस्तों गर्म करके पानी से चीनी को ला सकते हैं। यानी दोबारा लाएं कि नहीं लाएं, यानी कि भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे बर्फ का पानी में जमना, तो बर्फ पानी में जमता है, फिर बर्फ में पानी बन जाता है, फिर पानी ही बर्फ बनता है। तो ये सब भौतिक परिवर्तन है। अगला जवाब, अगला प्रश्न 7वां नंबर, पायस किस प्रकार की कोलाइड है। पायस किस प्रकार कोलाइड है। देखिए पायस का मतलब क्या होता है, पायस इमल्सन, इसी को बोलते हैं। तो इमल्सन का मतलब दोस्तों क्या होता है ना, द्रव में द्रव घुलना। यदि द्रव में द्रव घुल जाए ना, तो वो पायस हो जाएगा, वो इमल्सन हो जाएगा। पायस समझ आया कि नहीं आ रहा, द्रव में द्रव का घुलना किसका नाम होता है, पायस होता है। ठीक है,
पायस का उदाहरण है। सॉरी मैं क्या द्रव में द्रव लिखूंगा, द्रव में द्रव कोलाइड, द्रव में द्रव कोलाइड। अगला प्रश्न 8वां नंबर क्या बोला, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स क्या, मार्स का तो मतलब क्या होता है पता है? जो मार्स, तो मार्स गैस तो होता है मीथेन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस मीथेन को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी एग्जाम में, ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूं ना, बहुत बड़ी एग्जाम में आया है, मोस्ट वांटेड है। मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जाता है? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल गैस, जो वहां पे एक कांड हुआ था जहां पे बहुत सारे मजदूर मारे गए थे, सोए हुए थे रात में, तो इसमें कौन सा गैस रिसाव, कौन सा गैस लीकेज हुआ था? तो यहाँ पे बता दूं दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको शॉर्ट में मिक बोलते हैं, अंग्रेजी में MIC बोलते हैं। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण, लीकेज के ही कारण भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के रिसाव के कारण ही क्या होता है? भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पढ़िए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला कि पॉलीथीन किसका बहुलक है? देखिए पॉलीथीन किसका बहुलक है, देखिए जब तो बहुत सारा क्या होता है ना, किसका बहुलक है, जब बहुत सारा क्या होता है ना, एकलक या एनोमर मिलता है ना, तो एक पॉलीमर बनाता है, एक बहुलक बनाता है। तो जो पॉलीथीन किससे बनता होगा? तो बहुत सारा जो इथिलीन जो मिलता है ना, तब पॉलीथीन बनता है, यानी कि इथिलीन का बहुलक है। इथिलीन का बहुलक है पॉलीथीन। ठीक है, 11 नंबर, टाका किसका मिश्रण है? टाका, टाका का नाम सुने? जब जैसे सोल्डिंग वगैरह करते होंगे ना, तो वहां पे टाका का ही प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए। तो दोस्तों उसमें किस का मिश्रण होता है? ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाका में क्या होता है ना, हम लोग वहां पे कॉपर उसमें मिलाया हुआ रहता है, और टीन, नहीं सॉरी कॉपर नहीं, सीसा और टीन मिलाया रहता है। सीसा और टीन को मिलाने से ही कॉपर बनता है। इसको सोल्डर भी कहते हैं, याद रखिएगा, सोल्डर या टाका। तो किसका मिश्रण होता है? PV प्लस SN। PV मतलब लेड, लेड मतलब सीसा, और SN मतलब टीना, इसका मिश्रण होता है। सो यहाँ पे होगा ना PV प्लस SN, ये तो आंसर गलत। अगला नंबर 12वां, माचिस की तिल्ली में क्या प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग माचिस का तिल्ली सब घर प्रयोग करते हैं, तो वहां पे देखते हो कि रेड वाला जो होता है उसके पिक पॉइंट पे आगे होता है, वो बोल रहा है कि वो किसका प्रयोग होता है उसमें। तो दोस्तों माचिस के तिल्ली में क्या होता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस होते हैं। ठीक है, जो कि जलाने में सहायक होता है, तभी दोनों को रगड़ाता है तो फिर उसमें जल जाता है अपने आप। तो यहाँ पे क्या जाएगा? रेड फास्फोरस। दोस्तों लाल फास्फोरस भी होता है, काला होता है, श्वेत होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज रहते होंगे, मैं पूछूंगा भारी तो बताएंगे H2O, लेकिन गाइस ये गलत है। भारी जल और सिंपल जल में अंतर होता है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, और सिंपल जल बोलेगा तो हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या आ जाएगा? D2O हो जाएगा, D2O नहीं, D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। 14 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है? वायुमंडल में कितना % नाइट्रोजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 78%। क्या जाएगा? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है। तो फ्रेंड इस तरह से मैं 14 प्रश्नों में बताया हूं, अभी मुझे 30 बताना है, जो कि देखें आप खुद देख रहे हो कि क्वेश्चन को कितना लाजवाब क्वेश्चन है। आने के समय बन रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन वेटेज है, मीडियम है, मॉडरेट है। ठीक है, ना ज्यादा आसान है ना ज्यादा हार्ड है, ये सभी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे प्रश्नों को बताता हूँ। तो फ्रेंड चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे के प्रश्नों को पढ़ते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन 15 को पढ़िए, क्या कर रहा है, बोला क्या? कार्बन के कौन कौन अप्रूफ हैं? कार्बन के कौन कौन अप्रूफ हैं, मतलब रूप वही रहेगा लेकिन इसका कार्य अलग अलग रहेगा। जैसे देखिए इसका कौन कौन सा प्रूफ है, जो कार्बन के 3 अप्रूफ, अभी से याद कर लीजिए, अभी से गांठ बांध के याद कर लीजिए, आपको हमेशा काम देगा। 3 अप्रूफ होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला तो हीरा होता है, दूसरा कौन होता है? ग्रेफाइट होता है, तीसरा कौन होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो उसका खोज किया था वैज्ञानिक, उनका नाम था बकमिस्टर फ्लोरीन, उन्होंने खोज किया था। तो नाम में लिख देता हूं, पहले क्या? हीरा, हीरा हो जाएगा इसका प्रूफ। फिर क्या हो जाएगा?
ग्रेफाइट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फुलेरीन हो जाएगा। ये क्या इसका अप्रूफ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का पढ़िए क्या करा। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स क्लोरोफार्म का सूत्र याद रखिएगा क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफार्म का कुछ सूत्र पूछेगा तो CHCl3 होता है, ठीक है, CHCl3। या ब्रोमोफार्म पूछेगा तो CHBr3, आयोडोफार्म पूछेगा तो CHI3। यही होता है क्लोरोफार्म का सूत्र। अगला प्रश्न 17 नंबर बोला क्या कि इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रम के द्वारा होता है? यानी हम लोग इथेनॉल यानी कि शराब कैसे बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो इसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है किण्वन। क्या होता है, किण्वन विधि। किण्वन विधि के द्वारा क्या होता है, शराब या इथेनॉल बनता है, ठीक है। क्या आंसर बोलूंगा, किण्वन। बहुत बार एग्जाम में इस वाले आया था, किण्वन। अगला सवाल सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपको जब हम लोग सेब खाते हैं उसमें एक एसिड पाया जाता है, तो आपको बताना है उस एसिड का नाम क्या है। तो फिर उस एसिड का नाम है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहां पाया जाता है, सेब में। अगला प्रश्न है 19वां नंबर कि गोबर गैस का प्रमुख घटक है। गोबर गैस का प्रमुख घटक है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा मीथेन। इसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। इसको क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बर्थेलो गैस कहते हैं, ठीक है, डंप गैस इसको कहते हैं। अगला प्रश्न 20वां नंबर क्या बोला कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? आपको सिरका जो हम लोग बोलते हैं व्यवहारिक नाम है, जो व्यवहारिक नहीं बोल सकते, कमर्शियल भी बोल सकते हैं, तो इसका रासायनिक नाम बताना, केमिकल नेम। तो फिर इसका केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। सिरका पता क्या होता है, सिरका आप चाउमीन वगैरह खाते हो तो वहां पे जो तेल डाला जाता है वो सिरका ही होता है, समझे, जो खाने को बचाने में सहायक होता है, खाना को बचाने में सहायक होता है। क्या हो जाएगा, एसिटिक। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र पता है क्या होता है, CH3COOH। एथेनोइक अम्ल इसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न 21वां नंबर क्या बोला, स्टार्च किस प्रकार का बहुलक है? स्टार्च किस प्रकार, स्टार्च या मंड बोलते हैं इसको, किस प्रकार का बहुलक का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये बहुलक ना आप प्रयोगशाला में ना तो बना सकते हैं, ना तो अपने घर में बना सकते हैं। ये दोस्तों बहुलक जो है प्राकृतिक में मिलता है, ये नेचर खुद देता है। ये इस वजह से कौन सा बहुलक हो गया, प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। स्टार्च कैसा बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक। अगला प्रश्न 22वां नंबर, ओजोन परत का क्षय किस गैस से होता है? ओजोन परत का क्षय किस गैस से होता है? ओजोन परत का क्षय किस गैस से होता है? तो आप लोग जानते हो कि दिनों दिन ओजोन परत की मोटाई घट रही है, इसलिए बहुत ही संकट पृथ्वी पर आने वाला है। क्योंकि ओजोन परत हट जाएगा ना तो जितने भी सन का रे होंगे, अलग अलग विकिरण, UV, अल्ट्रावायलेट, इन्फ्रारेड सब आ जाएंगे, और जिससे क्या होगा, बर्फ पिघलने लगेंगे, ग्लेशियर पिघल जाएगा तो पूरा जलमग्न हो जाएगा पृथ्वी। वो कैसे घट रहा है, वो एक गैस के कारण घट रहा है। उस गैस का नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट फॉर्म CFC, ठीक है। अगला प्रश्न 23वां नंबर क्या बोल रहा है, सिरका का पेज क्या होता है? सिरका का रासायनिक नाम देख लिए, सूत्र देख लिए, अब सिरका का पेज में बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सिरका कितने अक्षर का, 3 अक्षर का, सरक, यानी कि पेज में 3 होगा, याद रखिएगा। क्या देगा, 3.0 हो जाएगा पीएच इसका। अगला प्रश्न 24 नंबर क्या बोल रहा है कि पीएच स्केल की खोज किसने की? देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी विलयन को पता कैसे लगाते हैं, वो अम्लीय कि क्षारीय, पीएच स्केल के माध्यम से। तो पीएच स्केल इसे ही पता चलता है कि उसका रेंज कहां से कहां तक है। तो पीएच स्केल दोस्तों होता है ना, उसका खोज करने वैज्ञानिक उनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन थे, उन्होंने पीएच का खोज किया था, ठीक है। पीएच स्केल का जो आप लोग देखेंगे 0 से लेकर 14 तक रहता है। तो आंसर क्या देगा, सोरेनसन। अगला प्रश्न 25वां नंबर क्या बोला, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक है, यानी कि प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या बनाया गया था, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यूरिया। आप जानते होंगे कि उस वक्त ना सारे वैज्ञानिक ये कहते थे कि प्रयोगशाला में कुछ नहीं बनाया जा सकता है, वो एक जीवन शक्ति की तरह बनता है। लेकिन उन्होंने एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था पता क्या, बर्जीलियस, नहीं सॉरी बर्जीलियस नहीं, बर्थेलो थे, बर्थेलो, ठीक है, उनका शिष्य बर्थेलो थे। तो बर्थेलो ने क्या किया ना, बर्थेलो नहीं, वोहलर बोला था, वोहलर थे, उन्होंने यूरिया बना दिया था प्रयोगशाला में, जो कि वोहलर का, बर्जीलियस का शिष्य थे, चेला थे। तो क्या आ जाएगा हमारा
यूरिया कौन बनाए थे? वोलर ने। सूत्र क्या होता है यूरिया का? NH2CONH2, यूरिया का सूत्र ये होता है। अगला प्रश्न 26 नंबर क्या बोलता है? सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? ठीक है, तो सबसे हल्का रेडियो सक्रिय कौन है? ट्रिटियम। क्या है? ट्रिटियम। बोलेगा ये कौन सा तत्व भाई? आप नाम ही नहीं सुने होंगे। है तो तत्व ये तब पता क्या? ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन जो कि आप जानते हो कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, तो इसका जो समस्थानिक होगा रेडियो सक्रिय वो भी तो हल्का ही होगा। तो सबसे हल्का तत्व कौन है? ट्रिटियम, रेडियो सक्रिय तत्व। 27वां नंबर, रबड़ का बल्कनीकरण में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर का। देखिए बल्कनीकरण क्या होता है पता है? देखिए तो जो रबड़ को होता है ना, रबड़ को कहीं कहीं कठोर बनाया जाता है। तो कठोर बनाने के लिए क्या पता क्या कहता है? एक प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है बल्कनाइजेशन। उसमें सल्फर को मिला के बनाते हैं ना, तो रबड़ कठोर बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 28वां नंबर क्या बोला कि नाभिकीय विखंडन में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विमंदक के रूप में। क्या जाएगा? विमंदक, यानी कि मंदक ही बोल सकते हैं, विमंदक बोल सकते हैं। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में सवाल इससे आया है कि ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में करते हैं नाभिकीय ईंधन में। ठीक है, तब विमंदक के रूप में। अगला प्रश्न 29 नंबर क्या बोला? क्या अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका याद रखिएगा मान पता क्या होता है? 6 हरा वाला नहीं हो गया 6.022 10 टू दी पावर 23 होता है। 6.022 10 टू दी पावर 23 ये होता है एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, इसको संकेत करते हैं Na से, एवोगाड्रो नंबर Na। अगला प्रश्न 30वां नंबर, पीएच परिसर का मान कितना होता है? पीएच जो रेंज हम लोग किसी भी पीएच का कितना तक मान होगा? 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 कितना तक उसका मान होगा? तो इसका तो मान होता है 0 से 14 के बीच में। पीएच परिसर का रेंज कितना होता है? 0 से 14 के बीच में होता है पीएच परिसर का मान। तो फाइनली तो ये सारे जो प्रश्न बताया गया है, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आने के 90% संभावना बन रहे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत एग्जाम में आ चुका है, समझ रहे? आ चुका है, और चूंकि प्रश्न ज्यादा ना हार्ड है ना ज्यादा स्लो है, इसलिए इसका प्रश्न ज्यादा बन रहा है आने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करें, क्योंकि 30 करके ही आपको 300 प्रश्न याद होंगे, 300 से ही आपको एग्जाम निकलेगा। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? कुछ सीखे है ना? तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपसे पहले पहुंचते रहे और आप कुछ सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, और बगल में जो नोटिफिकेशन बिल होगा उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि जितने नए नए वीडियो होंगे उससे आप अप टू डेट रहेंगे, सीखते रहेंगे, रूबरू रहेंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, 5-6 फ्रेंड्स, ताकि उनके तक पहुंचे वीडियो, तो भी कुछ सीखेंगे, वो भी कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।